हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर कंडीशनिंग की कूलिंग के बारे में कि क्या हम जब एसी चलाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि जो एसी है वो कूलिंग कम कर रहा है या फिर उसने कूलिंग करना बंद कर दिया है। तो अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ भी हो रहा है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 7 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से कूलिंग इंटरप्ट होती है और हमें ऐसे लगने लगता है कि हमारा जो एसी है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। इसमें से कुछ रीजन ऐसे हैं जिनको आप खुद से ठीक कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होंगी जिनको ठीक करवाना पड़ेगा टेक्नीशियन से। लेकिन ठीक तो तभी होगा ना वो एसी जब हमें प्रॉब्लम पता होगी। तो प्रॉब्लम या फिर रीजंस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें, अगर आपको बेशक आपका स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, अगर आपको कूलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ फील हो रहा है या आपको लग रहा है कि कूलिंग कम कर रहा है हमारा एसी, जैसे पहले करता था उस तरह से नहीं कर रहा है, तो उसका सबसे पहला प्रमुख जो कारण होता है वो है दोस्तों, या जो चीज़ हमें चेक करनी चाहिए बेसिकली, सबसे पहली जो चीज़ है वो उनकी कूलिंग कॉइल्स, कंडेंसर कॉइल्स या फिर उसमें एयर जो फिल्टर लगे हुए हैं। एसी किसी भी तरह का हो, एयर फिल्टर जरूर लगे होते हैं और उसमें एवापोरेटर और कंडेंसर कॉइल भी होती है। तो इन तीनों को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब मैं बात करूं अगर एवापोरेटर की पहले, तो एवापोरेटर कॉइल कूलिंग कॉइल को कहते हैं, जो विंडो एसी में आगे की तरफ होती है कमरे की तरफ, और जो स्प्लिट ओसी होता है उसमें जो इंडोर में जो कॉइल होती है उसको एवापोरेटर कॉइल बोलते हैं या फिर कूलिंग कॉइल बोलते हैं, क्योंकि वो ठंडी होती है। अगर उस कॉइल में गंदगी है, वो चोक हो गई है गंदी होकर, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे लंबे समय तक एसी की सर्विस नहीं करवाते हैं, सिर्फ फिल्टर वगैरह साफ करके एसी को चलाते रहते हैं। ऐसे में वो जो कूलिंग कॉइल्स हैं वो धीरे धीरे उसमें गंद जमा होता रहता है और कुछ सालों बाद वो चोक हो जाती हैं। चोक होने का मतलब वो है वो बंद हो जाती है, वो जाली होती है ना, वो उसके अंदर से एयर सर्कुलेट होती है तो वो बंद हो जाता है रास्ता। तो जब हम सर्विस वगैरह नहीं करवाते हैं एसी की अच्छे से या फिर ना करवाएं लंबे समय तक, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में एवापोरेटर जो कॉइल है वो चोक हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, जो फिल्टर्स होते हैं, कई लोग फिल्टर्स भी साफ़ नहीं करते हैं लंबे समय तक, क्योंकि एसी एक बार बस रिमोट से ऑन ऑफ ही करना आता है लोगों को। कभी मैं तो हर वीडियो में अपनी बोलता रहता हूँ कि भाई फिल्टर साफ़ कर लिया करो 15 दिन बाद, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाथ तक नहीं लगाते अपने इंडोर को। तो फिल्टर्स को साफ अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी धीरे धीरे जब गंदे होते हैं फिर धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो बिल्कुल चोक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसके अंदर से हवा पास होनी भी बड़ी मुश्किल से पास हो पाती है। तो वो एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जितनी हवा इंडोर को रूम में से चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर एवापोरेशन होता है या फिर एवापोरेशन फेलियर हो जाता है। अब ये एवापोरेशन क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी आपको कई बार बताया है कि जो हमारा एसी है उसकी जो फंक्शनिंग है वो सुचारू रूप से तभी चल सकता है जब उसको कमरे की गर्म हवा भरपूर मात्रा में मिलती रहे। तो अगर कमरे की गर्म हवा भरपूर मात्रा में मिलना बंद हो जाएगी तो उसकी एवापोरेशन में प्रॉब्लम होगा, और जो वो कूलिंग कर रहा है यानी कि वो गर्म हवा जो ठंडी करके हमें देता है, तो जब वो गर्म हवा की मात्रा ही कम हो जाएगी तो कूलिंग वाली जो हवा है उसकी भी तो मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब इसमें होता क्या है कि जब हमारी कूलिंग कॉइल के अंदर जो पाइप्स होते हैं कॉपर के जिसके अंदर गैस चलती है, तो वो जो गैस होती है वो एक्सट्रीमली चिल्ड होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है।
तो जब कमरे की गर्म हवा इंडोर में से होती हुई कूलिंग कॉइल में से होती हुई, ठीक है, आती है, तो वो गर्म हवा और ठंडे जो कूलिंग कॉइल के पाइप्स हैं उनमें जब कांटेक्ट बनता है तो वेपर्स क्रिएट होते हैं। इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस है ये फिर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर कॉइल का और ज़्यादा माइनस हो जाता है और ज़्यादा ठंडी हो जाती है वो, जिसके बाद वो गंदी तो पहले ही होती है, उसके बाद उसके ऊपर आइस फॉर्मेशन होने लगती है, बर्फ़ जमने लगती है, और जब बर्फ़ जम जाती है तो बिल्कुल ही रास्ता बंद हो जाता है हवा के सर्कुलेशन का, जिसकी वजह से कूलिंग कम हो जाती है, एयर फ्लो भी कम हो जाएगा और जो कूलिंग है वो बिल्कुल बंद भी हो जाती है कई केसेस में। तो अगर आपको कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, आपकी कूलिंग कम है, तो सबसे पहले इंडोर का ढक्कन खोल के चेक कर लीजिए कि कॉइल की क्या हालत है या फिर फिल्टर्स की क्या हालत है। दूसरा रीज़न जो है कंडेंसर कॉइल का है। दोस्तों कंडेंसर कॉइल जो होती है वो आउटडोर में लगी होती है, वहाँ पर जो है वो कॉइल गर्म होती है, ठीक है। तो कंडेंसर कॉइल, ये चीज़ में मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, कंडेंसर कॉइल अगर चोक है, अगर उसके अंदर से हवा क्रॉस नहीं हो पा रही है तो एसी के अंदर कंडेंसेशन जो है वो इम्प्रॉपर हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि कंडेंसर और ज़्यादा ओवरहीट होने लगता है, और जब वो और ज़्यादा ओवरहीट होने लगता है तो सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाता है, गैस का प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसके अंदर हीट इंक्रीज हो जाती है, और ये ओवर हीटिंग के कारण, ओवर प्रेशर के कारण कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जब कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा बार बार ओवर हीट के कारण, तो भी कूलिंग जो है वो इनसफिशिएंट आपको मिलेगी। तो कई बार क्या होता है कि आउटडोर ऐसी कंडीशन पर लगा हुआ है जहाँ पर हम देख ही नहीं पाते हैं जाके कि चल भी रहा है कंप्रेसर या नहीं चल रहा है, तो ऐसे में बस हमें यही पता लग पाता है कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा है या कम कर रहा है। तो ये फिल्टर्स और दोनों कॉइल्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि इन्हीं में प्रॉब्लम हो और आपको कोई बोल दे कि गैस कम है या फिर कुछ और पंगा है, तो यहाँ पर ये खुद से चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, और दूसरा जो पॉइंट है वो है दोस्तों कि एसी के अंदर जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। कैपेसिटर्स का काम होता है मोटर्स को चलाना, ठीक है। तो 3 तरह के कैपेसिटर्स एसी के अंदर लगे होते हैं। अगर मैं स्प्लिट एसी की बात करूं तो एक कैपेसिटर इंडोर के ब्लोअर की जो मोटर होती है उसको चलाने के लिए लगा होता है, एक कैपेसिटर आउटडोर की फैन मोटर के लिए लगा होता है, और एक कैपेसिटर कंप्रेसर के लिए लगा होता है। तो इन तीनों ही कैपेसिटर्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी कैपेसिटर वीक है तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आएगी कि कूलिंग कम हो रही है। उसका कारण ये है कि अगर इंडोर की जो फैन मोटर है उसका अगर कैपेसिटर सपोज वीक हो गया तो वो क्या करेगा, फैन जो ब्लोअर चल रहा है उसकी स्पीड को कम कर देगा, क्योंकि कैपेसिटर अगर कम करंट दे रहा है तो मोटर कम स्पीड से चलेगी। तो अगर कम स्पीड से चलेगी तो एयर फ्लो कम हो जाएगा, कूलिंग आपको कम लगने लगेगी। उसी तरह से अगर आउटडोर फैन मोटर का कैपेसिटर वीक हो गया है तो वो आउटडोर के जो फैन है उसकी स्पीड को कम कर देगा, जिसकी वजह से कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और सिस्टम ओवरहीट होकर कंप्रेसर ट्रिप होने लग जाएगा। और इसी तरह से कंप्रेसर का अगर कैपेसिटर वीक हो गया है तो फिर हो सकता है कि कंप्रेसर स्टार्ट ही ना हो या फिर वो कम करंट पे चले, जिसकी वजह से भी फिर वो ओवरहीट होगा। तो ऐसे में सारे कैपेसिटर को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जब कम हो जाती है कूलिंग तो सीधा बोल देते हैं गैस कम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार, क्योंकि बाकी चीज़ें भी जो हैं वो इफेक्ट डालती हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो ये हो गए 2 पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। जो तीसरा पॉइंट है वो है मेरा रेफ्रिजरेंट के ऊपर, कि रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर कोई भी एसी हो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट की कमी है या नहीं है, वो हम चेक कर लेते हैं
प्रेशर से गेज लगाकर चेक कर लेते हैं। तो अगर उसमें कमी है रेफ्रिजरेंट की तो ऑब्वियसली बात है फिर तो वो कूलिंग कम करेगा ही करेगा, और कूलिंग कम करेगा। दूसरी बात, आउटडोर जो है उसमें दो पाइप लगे होते हैं, एक छोटा पतले वाला होता है, एक मोटे वाला होता है। तो जो पतले वाला पाइप होता है उसको डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, जो मोटे वाला पाइप होता है उसको सक्शन लाइन बोलते हैं। तो जब गैस कम होती है सिस्टम के अंदर तो पतले वाले पाइप के ऊपर आइस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, होप सो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए कि आइस फॉर्मेशन मोटे पाइप पे और पतले पाइप पे क्या दर्शाती है। तो यहाँ पर सिंपल सा ये समझ लीजिए कि जब सिस्टम में गैस कम होगी तो पतले वाले पाइप के ऊपर मेजरली आपको आइस फॉर्मेशन दिखेगी। और दूसरी बात, जो इवेपोरेटर कॉइल है, इंडोर कॉइल है, उसके ऊपर भी आपको आइस फॉर्मेशन दिख सकती है अगर आपके एसी में गैस कम है तो ऐसे में आपको गैस का प्रेशर ठीक करवाना है, उसकी जो लीकेज जहाँ से हुई है वो ढूंढवा कर उसमें गैस प्रॉपर फिल करवानी है, और उसका प्रेशर जो है वो जितना मशीन को चाहिए उतना करवा करके, यानी कि उसकी गैस रिफिल करवा करके फिर आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और वो है दोस्तों थर्मोस्टेट या फिर कॉइल के अंदर एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है इंडोर के अंदर, वो अगर फॉल्टी हो जाए, ख़राब हो जाए तो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। थर्मोस्टेट का काम बेसिकली ये होता है, जब हम डिज़ायर टेम्परेचर कोई सेट करते हैं, सपोज़ हमने अपने रिमोट से 25 डिग्री सेट कर दिया, अब उस थर्मोस्टेट का ही वो काम होता है कि जब 25 डिग्री हो जाएगा तो वो सेंस करके सिग्नल देगा आउटडोर को, और वो जो कंप्रेशर है उसको स्टॉप कर देगा, यानी कि वो कूलिंग देना बंद कर देगा। तो ये एक सिंपल सा काम होता है थर्मोस्टेट का या फिर टेम्परेचर सेंसर का। लेकिन अगर वो फॉल्टी हो जाए, ठीक है, अगर वो फॉल्टी हो गया तो वो अब क्या करेगा कि अब वो सेंस नहीं कर पाएगा ठीक से कि कितने टेम्परेचर पर मुझे सिग्नल देना है और कितने पे नहीं देना है। और कई बार क्या होता है कि उसके अंदर पीसीबी में एक रिले लगा होता है, रिले की मदद से ही कंप्रेशर को ऑन ऑफ किया जाता है, तो वो भी स्टक हो जाती है। अब वो कई बार इस कंडीशन में स्टक हो सकती है कि एसी का कंप्रेसर बंद ही नहीं होगा। ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि एसी का कंप्रेसर बंद ही नहीं हो रहा, चले जा रहा है और ओवर कूल कर रहा है हमारा एसी। तो वो रिले का प्रॉब्लम होता है, और या फिर टेम्परेचर सेंसर का भी प्रॉब्लम होता है। अगर वो ख़राब हो गया तो वो सेंस ही नहीं कर पाएगा टेम्परेचर को, तो वो सिग्नल ही नहीं दे पाएगा कि कंप्रेसर को भाई बंद कर दो। तो वो उल्टा भी हो जाता है कई बार कि अब वो अगर सेंस ही नहीं कर पा रहा और वो उल्टा सीधा सिग्नल दे रहा है। सपोज़ हमने 25 डिग्री सेट किया है, अब वो 26 या 27 पे ही सिग्नल दे दे कि हाँ भाई टेम्परेचर हो गया, तो वो कंप्रेसर को पहले ही बंद कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको कूलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ ख़राब हो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, ना कि सबसे पहले गैस चार्जिंग का एक मतलब फतवा जारी कर दिया जाता है टेक्नीशियंस के, मेजरली टेक्नीशियंस के द्वारा कि हाँ भाई गैस चार्ज होगी इस एसी के अंदर, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि अगर कंप्रेसर फॉल्टी है, ठीक है, बेसिकली जो कूलिंग हो रही है या ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये चल तो कंप्रेसर से रहा है। कंप्रेसर इज़ द हार्ट ऑफ एयर कंडीशनर। अगर कंप्रेसर की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में फेलियर होगा ही होगा। अब कई बार क्या होता है कि जब गैस चार्जिंग वगैरह होती है, तो जब गैस डालते हैं एसी के अंदर, या फिर कई बार क्या होता है कि कंप्रेसर चेंज करते हैं कोई लोग, तो कंप्रेसर के अंदर एक ऑयल होता है जो कंप्रेसर के इनर जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स की लुब्रिकेशन का काम करता है। अगर वो ऑयल की क्वांटिटी किसी वजह से कम है तो लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम आती है, और लेस लुब्रिकेशन के कारण जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है, उसकी फिर हीट बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर वो कंप्रेसर बार बार ट्रिप होने लगता है ओवर हीट के कारण। ये जो कारण है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये भी एक कारण होता है। अगर आपके एसी का कभी कंप्रेसर वगैरह चेंज हुआ है और उसके बाद आपको ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, तो ये एक कारण हो सकता है इस प्रॉब्लम का।
उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है इम्प्रॉपर और नो वैक्यूमिंग इन गैस चार्जिंग। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी गैस चार्जिंग का काम हुआ है, गैस रिफिलिंग का काम हुआ है एसी के अंदर, उस टाइम पे जो वैक्यूम नहीं किया गया मशीन को, या फिर इम्प्रॉपर वैक्यूम हुई कि ढंग से नहीं किया गया वैक्यूम को, तो वैक्यूम ना करना एक बहुत बड़ी गलती है। इसके कारण हमेशा प्रॉब्लम आती ही आती है कूलिंग में, क्योंकि हम जब गैस चार्जिंग करवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पाइप कहीं से वेल्डिंग होगा या कटेगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि एयर जो होती है हमारे इन्वायरमेंट में वो घुस जाती है पाइपों के अंदर, ठीक है। तो जब वो एयर घुस गई, एयर में जितनी भी और भी गैसेस हैं वो सब भी मतलब एयर के साथ उसमें चली गई, उनको निकालना सिस्टम से बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो रेफ्रिजरेंट से मिलकर दिक्कत करती हैं। जो मॉइस्चर होता है वो आइस फॉर्म ले सकता है, वो फिर कैपिलरी को चॉक कर सकता है, तो मतलब कूलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो वैक्यूम, प्रॉपर वैक्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गैस चार्जिंग के टाइम। अगर आपके एसी में गैस चार्जिंग हो रही है, बेशक विंडो या फिर स्प्लिट एसी, आपको उसको वैक्यूम करवाने के बाद ही गैस चार्जिंग उसमें या नई जो गैस डलेगी वो तभी डलवानी चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉब्लम आएगी और दोबारा से फिर वो टॉप अप और ये वो दोबारा से आपको मतलब सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो उससे बेटर है कि आप एक ही बार में ढंग का काम करवा लो। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, और ये है मेरा लास्ट पॉइंट दोस्तों, लो वोल्टेज। अगर आपके यहाँ पर लो वोल्टेज आ रही है या फिर एसी को लो वोल्टेज मिल रही है किसी भी वजह से, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। अब लो वोल्टेज हो सकता है कि आपके वहाँ पर जो सप्लाई है वही लो वोल्टेज आ रही हो, और उसके बाद जो स्टेबलाइज़र आपने लगा रखा है वो उसको करेक्ट करके नहीं दे पा रहा, यानी कि फॉल्टी स्टेबलाइज़र है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद कैपेसिटर कोई वीक है जिसकी वजह से वोल्टेज कम मिल रही है मोटर्स को या फिर आपके कंप्रेसर को, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद कनेक्शंस अगर लूज़ हैं, सपोज 3 पिन सॉकेट कोई लगा हुआ है या फिर स्टेबलाइज़र में तारें कसी हुई हैं वो लूज़ वगैरह हैं, तो जब तारें लूज़ होती हैं तो वहाँ पर जो लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ये चीज़ें हैं। या फिर आपका जो टर्मिनल है, जो बेसिकली कैपेसिटर के ऊपर टर्मिनल होते हैं, कंप्रेसर के ऊपर टर्मिनल्स होते हैं जिसके ऊपर हम तारे लगाते हैं, वो जल गए हैं, टूट गए हैं, ढीले हो गए हैं, तो उन सभी स्थिति में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ड्रॉप होती है, यानी कि उसका लॉस होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो लो वोल्टेज इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ लो कूलिंग। तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि स्टेबलाइज़र को तो हम उसके इनपुट और आउटपुट से चेक कर लेंगे, अगर वो आउटपुट स्टेबल दे रहा है तो ठीक है भाई, वो ठीक है, लेकिन लो वोल्टेज पे कई बार स्टेबलाइज़र पूरी वोल्टेज नहीं दे पाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। और कैपेसिटर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं, उनकी आपको चेक करनी है आउटपुट कितनी आ रही है। उसके बाद जो MCBs होते हैं, जो MCB लगाई है कोई आपने या स्टेबलाइज़र के अंदर कनेक्शन किए होंगे, वो सारी जो कनेक्शंस हैं उनको प्रॉपरली टाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ढीले हैं तो कोई शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और वोल्टेज ड्रॉप तो होता ही है उनसे। उसके बाद जो कनेक्शंस होते हैं बेसिकली कंप्रेसर है उसके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि जो कंप्रेसर के अंदर जो करंट आता है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज आती है उसके अंदर, हैवी मतलब मोटर होती है उसको चलाने के लिए, तो वो अगर लूज़ रहेगा सपोज़, तो वहाँ पर वो तार गर्म हो जाएगी, वो जो टर्मिनल है वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से क्या होता है कई बार जल भी जाता है। तो वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए, लूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जला हुआ है, लूज़ है, तो वो फिर वोल्टेज कम देगा कंप्रेसर को, और जब वो कम वोल्टेज देगा कंप्रेसर को तो ऑब्वियसली बात है जो कंप्रेसर है वो फिर ओवरहीट होकर बंद होते रहेगा बार बार। तो ऐसी स्थिति में ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एसी में
चलाने के बाद कुछ देर बाद कूलिंग कम हो जा रही है। तो ये सारे 7 के 7 पॉइंट्स रीजंस होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। आपको इन सारी चीज़ों को चेक करना या करवाना चाहिए जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। सिर्फ और सिर्फ ये बोल देना या ये मान लेना कि हाँ हमारे एसी में गैस कम है और भर दो जी, ये मतलब तर्कसंगत नहीं है ये। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें चेक करना चाहिए या करवाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट मैंने सारे ही पॉइंट कवर कर लिए हैं। अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये गैस चार्जिंग के चक्कर में फंस जाते हैं और बहुत सारे पैसे उनके ख़राब हो जाते हैं। जबकि गैस चार्जिंग भी एक रीज़न होता है लो गैस का भी या लो प्रेशर का भी, लेकिन हर बार नहीं होता है। तो ये एक अवेयरनेस के तौर पर आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये जो टॉपिक है पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और दोस्तों ये वीडियो आने में देर इसलिए लगा क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी कुछ दिनों से। सेकेंड डोज मैंने वैक्सीनेशन का लगवाया था, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियोस बना करके देता रहूं और आपकी सेवा में लगा रहूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।